हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जब किया जाता है तो जिस समय अध्यक्षता प्राप्त होती है उससे एक साल तक, एक वर्ष तक अध्यक्षता रहता है और उसके बाद जब आयोजन शिखर सम्मेलन का हो जाता है, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के पश्चात आगामी अध्यक्ष को पूरे साल की अध्यक्षता सौंप दिया जाता है। पूरे साल की अध्यक्षता सौंप दिया जाता है और उस एक साल के अंतर्गत, उस पूरे एक साल यानी 365 दिन या 366 दिन जो भी एक साल में पड़ता है, उसके तहत G20 का जितने सम्मेलन होते हैं वो उसी राष्ट्र की अध्यक्षता में होता है। भारत को जो अध्यक्षता प्राप्त हुआ है वह 1 दिसंबर 2022 को प्राप्त होगा और 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। और इस एक साल के अंतर्गत माना जाता है कि लगभग 200 बैठकें होने वाली हैं। अब इसमें मंत्री स्तर के बैठक, विदेश मंत्रियों के बैठक, वित्त मंत्रियों के बैठक, ऐसे क्रमशः छोटे छोटे कई बैठकें होती रहेंगी। लेकिन 2023 के सितंबर में 9-10 सितंबर 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन होगा। और शिखर सम्मेलन का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचेंगे इन 20 देशों के, और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मेजबान देश करता है। तो आने वाले समय का जो मेजबान देश है वो है भारत, और भारत शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करेगा। तो 2023 में जो अध्यक्षता करना है G20 ग्रुप का, तो G20 ग्रुप में शामिल कौन कौन है? तो G20 ग्रुप में विकसित और विकासशील विश्व के 20 देश शामिल हैं। वो 20 देश कौन कौन हैं और याद कैसे हों? कौन कौन हैं, ये पहला प्रश्न है, और याद कैसे करें ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं जिस ट्रिक से, उस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप हमारे साथ ही याद कर लेंगे। ग्रुप 20, इसी को शॉर्ट फॉर्म में G20 बोला जाता है। ग्रुप 20 का मतलब हुआ कि विश्व के ऐसे 20 देश जो एक समूह में बंद करके रहते हैं। अब आपको कैसे याद करना है? तो आप याद करेंगे
ये एशिया समझ लीजिएगा, ये यूरोप समझ लीजिएगा, और एक ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिएगा आप। इसमें नहीं बन पा रहा है। यानी कि महाद्वीप कितने हुए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यानी इन्हीं के अंतर्गत जो देश आते हैं वही G20 के सदस्य हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, छोटा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पे एक देश आप लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपने लिख लिया, इसे हटा दीजिए। अब आप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से ले लीजिए। तो आपके एक अर्जेंटीना देश है और एक ब्राज़ील है। तो दो देश यहाँ भी शामिल हुए, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। अर्जेंटीना और ब्राज़ील। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में आपके एक देश हो गया मैक्सिको, एक हो गया अमेरिका और एक हो गया कनाडा। तो यहाँ 1 2 3 तीन देश यहाँ शामिल हो गए। तो तीन देश कौन कौन? मैक्सिको, USA और कनाडा। कनाडा हो गए। अब आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखना है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश मात्र है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। तो एक देश आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब आप एशिया में आएंगे। तो एशिया में आपके एक देश हो जाएगा जापान, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया, तुर्की, जापान, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया, तुर्की। 1 2 3 4 5 6 देश हो गए यहाँ पे एशिया से। 6 देश एशिया से आपके हो गए। अब आप यूरोप में जाएंगे। यूरोप में कितने हैं? तो यूरोप में आपका एक देश हो जाएगा रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके यहाँ पे भी। तो अब आप देखेंगे इंडोनेशिया हो गया, देखो यूरोपीय यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। उसके बाद आपका जापान हो गया, चाइना हो गया। तो 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। सऊदी अरब, एशिया में एक और है सऊदी अरब। सऊदी अरब हो गया। और आपका एक देश इसमें एशिया में 7 हो गए। सऊदी अरब हो गया। और एक देश आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा और हो गया दक्षिण अफ्रीका हो गया। और एशिया में जापान, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया, तुर्की और सऊदी अरब हो गया। यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली, ब्रिटेन, UAE। यानी कि 7 6 13 1 14 और 3 17 3 20 आपके ये 20 देश हो गए।
अब आपको याद करना कितना आसान हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से 2 देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 3 देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप से केवल 1 देश है, एशिया से 7 देश हैं और यूरोप से यूरोपियन यूनियन को लेकर के 6 देश हैं। यानी कि G20 समूह में ऑस्ट्रेलिया, अब आपको कितना आसानी से याद हो जाएगा। अब इसे आप मैप में दिमाग में बैठा लिए होंगे। अब आप याद रखिए एक एक करते हुए कि किसमें 1 है किसमें 2 है। ऑस्ट्रेलिया, फिर हो गया अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, USA, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन। उसके बाद भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया कह लीजिए या कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया को ही कहा जाता है। कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, तुर्की, सऊदी अरब, तुर्की, भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया। यानी कि अब आप इस क्रम को याद करेंगे। 1 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप का, और ये जो 2 देश हैं ये हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, और ये 3 देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, और ये यूरोप महाद्वीप के हैं 6, और फिर ये जो 7 हैं ये एशिया महाद्वीप के हैं। अब इस तरह के जब आप डिवाइड करके याद करेंगे तो G20 समूह के देश आपको याद हो जाएंगे। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब G20 का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? G20 समूह का लक्ष्य है सतत विकास और स्पेशली महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं वुमेन डेवलपमेंट की बात कही जाती है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभालेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा और वह 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो G20 देश हैं इनके टोटल जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि वैश्विक यानी सकल घरेलू उत्पाद है, जो ग्लोबल GDP कह सकते हैं आप, ये 85% है। जितना पूरे विश्व का होता है उसमें मात्र यही 20 देश 85% अपने पास रखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल ट्रेड का 75% इनके अंतर्गत होता है। और टोटल पॉपुलेशन का 2/3 यानी जितना पॉपुलेशन है उसका 2/3 इन्हीं 20 देशों से मिला करके बनते हैं। यानी सामूहिक रूप से इतने के ये 20 देश जिम्मेदार हैं। यानी कह सकते हैं कि 2/3 से ज़्यादा
इन्हीं लोगों के पास में पूरी वैश्विक व्यवस्था है। यानी वैश्विक घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 सामूहिक रूप से G20 देशों से मिलकर के बना है। भारत 2023 में जब अध्यक्षता करेगा तो मेजबान देश की ये जिम्मेदारी भी होती है और ये उसको अधिकार भी होता है कि किस देश को वह बुलाएगा अतिथि के रूप में और किस देश को नहीं बुलाएगा। तो भारत आने वाले समय में यानी 2023 की मेजबानी में बांग्लादेश को और मिस्र को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को, यूनाइटेड अरब अमीरात को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। और सबसे बड़ी बात है, भारत त्रोइका का हिस्सा है। त्रोइका का मतलब होता है वो विकसित विकासशील देश हैं जो इस समूह में शामिल हैं, यानी कि वर्तमान, पूर्व और भविष्य तीनों मेजबान देशों का एक समूह होता है, उसे त्रोइका कहा जाता है। और त्रोइका की स्थिति ये होती है कि तीनों देश, जैसे इस बार त्रोइका में भारत, इंडोनेशिया और इटली शामिल हैं। भारत का आकांक्षी जिला, देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये 2018 में शुरू किया गया था और इसलिए शुरू किया गया था कि सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके, सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके और एक रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और पुरस्कार स्वरूप कुछ स्पेशल बजट देना। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसका जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, रैंकिंग प्रदान करता है, वो कौन करता है? वो हमारा नीति आयोग करता है। नीति आयोग। नीति आयोग। नीति में एन का मतलब होता है नेशनल, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, फिर टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन और फिर आई का मतलब होता है इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। और आयोग का मतलब कमीशन होता है। ये बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में जो योजना आयोग को हटा करके आया था, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को बनाया गया था। नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2022 में आकांक्षी जिला रैंकिंग जारी किया गया और इसमें हरिद्वार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। 112 जिले शामिल थे। 112 जिला का आकलन किया गया था और उस 112 जिला के आकलन में हरिद्वार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला का सम्मान तो दिया ही गया, एक सम्मान प्रशस्ति पत्र के द्वारा दिया गया, साथ ही अतिरिक्त 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया कि 3 करोड़ जितना बजट जाता था उससे ज़्यादा 3 करोड़ और बढ़ा करके दिया गया। हरिद्वार जिला का विकास की जिम्मेदारी किसके पास में है? तो पीयूष गोयल जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, इनके
अंतर्गत इस जिला को आवंटित किया गया था और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको विकसित करने में लगे हुए हैं। यानी कि हरिद्वार जो है बहुत विकसित रूप में सामने आया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक विकास करना। जिलों के विकास और प्रदर्शन का जो मूल्यांकन होता है, जिलों के विकास और प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है, नीति आयोग के द्वारा हर महीने जिला प्रशासकों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है। आपको पता होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो या तो यूपीएससी के द्वारा चुना गया होता है और या फिर पीएससी के द्वारा चुना गया और प्रमोटेड आईएएस अधिकारी होता है। यानी कुल मिलाकर के आईएएस ही होता है। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो एक आईएएस जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो प्रति महीने जिला की एक रिपोर्ट एक कॉपी केंद्र को भेजता है और एक कॉपी सीएम को भेजता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है। 2 प्रतिलिपियों भेजता है और जो सेंटर को भेजता है तब वह सेंटर के प्रतिनिधि के तौर पे भेजता है और जब स्टेट को भेजता है तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदारी के रूप में भेजता है। तो इन्हीं के जो द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसी रिपोर्ट के माध्यम से नीति आयोग इसकी सूचना बनाता है। रिपोर्ट। अगला पॉइंट है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ वैश्विक मंच पे शहरों को उनकी विविधता, सांस्कृतिक रूपता, सांस्कृतिक पहचान और कुछ ऐसी गतिविधि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानव कल्याण के लिए निहित हो, ऐसे शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया जाता है। 2022 में भारत के 3 शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार है जब यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत का कोई शहर शामिल हो रहा है। इसमें 44 देशों के 2022 में 44 देशों के 77 शहर को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 3 शहर शामिल हैं। इसमें केरल से 2 शहर, एक त्रिशूर और दूसरा नीलांबुर। त्रिशूल और नीलांबुर को केरल का शहर है शामिल किया गया और तीसरा तेलंगाना का वारंगल। यानी इन भारतीय 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। जबकि 2022 में कुल 44 देशों से 77 शहरों को शामिल किया गया है। जिसमें भारत के 3 शहर शामिल हैं। तो केरल के 2 शहर, नंबर 1 त्रिशूर और नंबर 2 नीलांबुर और तीसरा तेलंगाना का शहर है वारंगल। तो इन तीनों शहरों को शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022। अब ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर योग के महत्व को दर्शाने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा 2016 में पहली बार राष्ट्रीय
योग ओलंपियाड को शुरू किया गया था, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 18 जून 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो आयोजन होता है वो शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के संयुक्त रूप से किया जाता है। 2022 की थीम है मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग रखा गया है और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2016 में एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय योग जो ओलंपियाड है 2022 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और इसके द्वारा आयोजित किया जाता है शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के संयुक्त रूप से। शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था 2022 का नई दिल्ली में। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।